Hello friends, today we will discuss about Victorian age. This is the part first of this age because ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट एज है, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो सीरीज़ है उसको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले जितनी भी एजेस हैं वो बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई हैं चैनल पे, आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो। विक्टोरियन एज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जर्नल बैकग्राउंड देखेंगे विक्टोरियन एज का। 1830 से लेकर 1890s ये जो टाइम ऑफ पीरियड है इसको विक्टोरियन एज माना जाता है। इस पीरियड को विक्टोरियन एज कंसीडर किया जाता है, ये पीरियड माना जाता है। ये जो नेम है विक्टोरियन एज, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हीं के नेम पे इस एज का नेम विक्टोरियन एज कहा जाता है। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका अगर हम लाइफ स्पेन देखें वो है 1837 टू लाइफ स्पेन ही, ये रेन है उनका जो, ठीक है, 1837 टू 1901 ये क्वीन विक्टोरिया का है। ओके, 1877 में जो क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया हैं वो एम्प्रेस बन जाती हैं इंडिया की, यानी कि वो इंडिया की जो सारी पावर है वो अपने हाथ में ले लेती हैं। तो 1800 क्योंकि हमें पता है जो अंग्रेज़ है, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, कॉलोनी बनाई हुई थी, इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर की। तो क्या जी जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने जो वो एम्प्रेस बन गई थी इंडिया की, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारी पावर थी वो अब उन्होंने अपने पास ले ली थी। 1857 में रिवोल्ट, बहुत तकड़ा रिवोल्ट जिसको फर्स्ट फ्रीडम भी माना जाता है इंडिया की, वो स्टार्ट हुई थी। और देन गवर्नेंस वाज अ शिफ्टर, तो जो गवर्नेंस है पहले किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी गवर्नेंस, अब क्या जी क्वीन के पास आ गई थी। इन दिस एज मोनार्क्स पावर बिकम अनलिमिटेड एंड अ पार्लियामेंट बिकम पावरफुल। तो इस एज में जो मोनार्क है, चाहे हम इस एज में हम बोल रहे हैं कि पावर किसके पास आ गई थी, मोनार्क के पास आ गई थी, मगर ये क्वीन एक मोनार्क थी, तो मोनार्क के पास इतनी पावर नहीं थी, वो तो लिमिटेड पावर थी। तो पार्लियामेंट थे ना, पार्लियामेंट अब पावरफुल हो गई थी। ओके, तो डेमोक्रेसी आ गई थी इस एज में, साइंस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, 1859 में दी थी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी एज में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। बाय द थ्योरी ऑफ डार्विन, ये जो डार्विन की थ्योरी थ्योरी थी वो इस थ्योरी में क्या बोलते हैं कि जो इंसान है वो उनके जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो इसीलिए इस थ्योरी की वजह से क्या हुआ, तो इंग्लैंड में सेकुलरिज्म स्टार्ट हो गया, तो लोग चर्च को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वुमेन्स भी क्या जी स्टार्ट कर देती हैं अर्निंग, वर्क करना शुरू कर देती हैं और अर्निंग शुरू कर देती हैं। इन दिस एज इंग्लैंड बिकम द मोस्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड बहुत डेवलप्ड बन गया था। स्टीम इंजन, टेलीफोन का भी इन्वेंशन हो गया था इस एज में, विक्टोरियन एज में। कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था 1822 में ही इन्वेंट किया था। एग्रीकल्चर में भी मशीन्स का यूज़ हो रहा था। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये 30 ईयर में इतना डेवलपमेंट हो गया था, जो 300 साल तक का जो डेवलपमेंट है वो ये सिर्फ 30 साल का डेवलपमेंट इक्वल था, यानी कि कहाँ पे 100 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था विक्टोरियन एज में। डेवलपमेंट भी हुआ था, मानते हैं हम, डेवलपमेंट हुआ था विक्टोरियन एज में, मगर बहुत से चैलेंजिंग भी फेस करने पड़े थे, जैसे स्लेवरी यानी कि क्या, गुलाम बनाया जा रहा था, गुलामों की बहुत ज़्यादा, इंसान को ही गुलाम बना रहा था। वर्कर्स की लाइफ बहुत मर्सीफुल थी, पुअर हो ही जा रहे थे, और जो रिच है और ये
और रिच बनते जा रहे थे, तो यहाँ पे रिचर आएगा। ओके, स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट 1833 में आया। स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट यानी कि जो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। फैक्ट्री एक्ट भी शुरू हुआ था 1833 में। ये 2 एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट में क्या कहा गया था कि कोई भी बच्चा है जी वो वर्क नहीं करेगा, 14 ईयर तक का कोई भी बच्चा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट के ईयर्स होते हैं, दैट्स वाई। ओके, चैरिटिज्म वाज वर्किंग क्लास मूवमेंट, तो चार्टिज्म भी शुरू हो गया था। ओके, 1838 टू 1848। तो क्या जी एम क्या था इस चार्टिज्म का? एम क्या था? पॉलिटिकल राइट्स, वो पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे, दैट्स वाई दे स्टार्ट working class this movement Chartism, that is known as Chartism. In 1840s the condition of the poor people become very bad, that's why 1840 is known as the hungry 40s. 1840 में जो poor people थे उनकी जो कंडीशन है और ज़्यादा बदतर हो गई थी, इसीलिए 1840s का जो साल है, ईयर है, इसको द हंग्री 40s के नाम से जाना जाता है। देन विक्टोरियन एज लिटरेचर, अगर विक्टोरियन एज के लिटरेचर की बात करें अब हम, नॉवल वॉज डोमिनेट। तो इससे पहले का जो हमने डिस्कस किया था उसमें नॉवल तो थोड़ा सा रोमांटिक एज में देखें तो उसमें पोइट्री डोमिनेट करती थी, मगर नॉवल तो उसको मतलब इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था, क्योंकि इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, कोई भी इसको लिख सकता है, दैट्स वाई पोइट्री डोमिनेट थी रोमांटिक एज में। मगर विक्टोरियन एज में नॉवेल्स डोमिनेट कर रहे थे अदर जॉनर्स को। और ये जो विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर है किस किस से इन्फ्लुएंस्ड था? वो इन्फ्लुएंस्ड था मेडिवलिज्म से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, डार्वियन थ्योरी से, द एक्सपेंडेशन ब्रिटिश एम्पायर, डाइवर्स से, यानी कि और बहुत से अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था विक्टोरियन एज का लिटरेचर। विक्टोरियन एज की अगर पोइट्री की बात की जाए तो इस एज के विक्टोरियन एज के 3 मेजर पोइट्स हैं, दैट वर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नल्ड। इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 to 1892, this is the lifespan of Alfred Lord Tennyson. He gained respect and popularity as Spenser got in the Elizabethan age. अगर आपने एलिजाबेथन एज की भी अगर जो मेरी वीडियो है वो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो स्पेंसर की क्या अहमियत थी एलिजाबेथन एज में एज अ पोइट, वही रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की थी विक्टोरियन एज में। सम क्रिटिक्स कंपेयर टेनिसन विद मिल्टन, बहुत से क्रिटिक्स टेनिसन को मिल्टन के साथ भी कंपेयर करते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड विद अ चांसलर्स गोल्ड मेडल्स एट अ कैम्ब्रिज फॉर हिज पोएम टिम्बक्टू, तो उनको चांसलर का गोल्ड मेडलिस्ट से भी अवार्ड किया गया था, उनको मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी पोइम टिम्बक्टू के लिए। और ये जो पोइम है उन्होंने सिर्फ 20 साल की एज में ही कंपोज की थी, और 20 साल की एज में उनको अपनी इस क्रिएशन के लिए, पोइम के लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था। वो इन्फ्लुएंस्ड थे, रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बिकॉज अगर देखा जाए उनके चाइल्डहुड में जो रोमांटिसिज्म है वो पीक पे थी। ही ऑल्सो स्टडी क्लासिकल वर्क्स, उन्होंने क्लासिकल वर्क्स को स्टडी किया। ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वो एक रिलीजियस पर्सन थे। ही स्पोर्ट ट्रेडिशन दैन मॉडर्न, तो वो ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो करते थे रादर देन मॉडर्न। तो ज़्यादातर जो इस एज के विक्टोरियन एज के पोइट
थे, राइटर थे, तो सभी ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। बहुत से जो राइटर्स हैं वो मॉडर्न एज यानी कि जो चेंजेस हो रही थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत से ऐसे भी राइटर्स थे जो इसको जो पहले ट्रेडिशन थी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनकी सपोर्ट करती हैं। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उसकी सपोर्ट करते थे रादर देन मॉडर्न। ओके, बिकम पोइट लॉरेट, ये पोइट लॉरेट भी बने थे 1850 में, और ये 1892 तक यानी कि अपनी डेथ तक ये पोइट लॉरेट ही बने रहे, और ये पोइट लॉरेट बने थे वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। स्टैफोर्ड ब्रोक ब्रोक लिखते हैं टेनिसन के बारे में, For more than 60 years, he lived close to the present life of England, as he was capable of comprehending and sympathizing with its movements, and he wove what he felt concerning it into his poetry. लॉक्सले हॉल, अब इनके वर्क्स के बारे में देखेंगे। लॉक्सले हॉल, इट इज़ अ पोइम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 1842 में ये पब्लिश होती है। इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पोइम है। क्यों इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर है? बिकॉज ही सपोर्टेड साइंस, क्योंकि हमने पहले बात की थी ना कि ये ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, मॉडर्न जो चेंजेस हो रहे थे उनको ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मगर जो लॉक्सले हॉल है इस पोइम में वो सपोर्ट करती हैं साइंस को, कॉमर्स को और मॉडर्न ईरा को। लॉक्सले हॉल 60 ईयर आफ्टर 1886, तो ये उनकी पोइम है, उसका ही सीक्वल है। लॉक्सले हॉल जो पोइम है 1842 में आई थी, उसी का ये सीक्वल है लॉक्सले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर। In this work, he said science become the challenge for religion. Commerce plays role in the increment of a greed in a human mind. तो इस वर्क में बताते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो साइंस है वो चैलेंज कर रही है रिलीजन को, और जो कॉमर्स है वो लोगों के माइंड में ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, ग्रीड को, लालच को बढ़ावा दे रहा है कॉमर्स। ओके, In memoriam, this is also very important work by Alfred Lord Tennyson. It is an elegy on the death of Arthur Hallam. ये उनके एक फ्रेंड थे अर्थर हैलम, उनकी डेथ पे उन्होंने ये पोइम लिखी थी। दिस इज अ एलेजी मीन्स अ सैड सॉन्ग जो किसी की डेथ पे लिखा जाता है। इन मेमोरियम उन्होंने लिखा था, अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखा था, जो उनकी डेथ हो गई थी 1833 में, सिर्फ 22 साल की उम्र में आर्थर हेनरी हैलम की डेथ हो गई थी। तो इस पोइम के लिए जो क्वीन विक्टोरिया हैं उन्होंने भी इसको प्रेज किया था इस पोइम के लिए। ओके, टेनिसन वर्सेस वर्ड्सवर्थ, अगर हम इन कंपैरिजन करें टेनिसन और वर्ड्सवर्थ का, टेनिसन saw nature as beautiful as the cruelty in nature. टेनिसन देखते थे नेचर ब्यूटीफुल है और मगर क्रूएलिटी भी नेचर में है, मगर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो सिर्फ ब्यूटी ही देखते हैं नेचर में। ओके, ऑल्सो wrote 3 historical plays. This is also very important. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं? क्वीन मैरी, हैरोल्ड, Becket. These are the 3 historical plays written by Alfred Lord Tennyson. Works written influenced by the classical literature. हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, बताया था ना मैंने आपको कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्लासिकल लिटरेचर को भी पढ़ा है, स्टडी किया है। तो कौन कौन से इनके वो वर्क्स हैं जो इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर लिखे हैं? वो है टिथोनस, द लोटस ईटर एंड यूलिसिस। ये जो तीनों वर्क हैं ये लॉर्ड टेनिसन ने क्लासिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर लिखे हैं। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। ही इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, 1812 टू 1889 ये उनका टाइम ऑफ पीरियड है। ऑल्सो वेरी पॉपुलर राइटर, ये भी बहुत पॉपुलर राइटर हैं लाइक टेनिसन।
पॉलिन, पॉलिन इनका फर्स्ट वर्क है जो 1833 में आता है और ये फर्स्ट वर्क है और पॉपुलर हो जाता है इनका ये वर्क। देन इनका स्टेफोर्ड 1837, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स 1841 टू 1846, ये इनके फेमस वर्क हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे के वर्क्स हैं। 1846 में वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनकी जो वाइफ हैं, उनसे ये शादी कर लेते हैं। ये जो उनके वाइफ होती हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये बहुत ग्रेट पोइटेस होती हैं, बहुत ग्रेट होती हैं, यानी कि जब ये शादी करते हैं ना, ये भी इतने ज़्यादा पॉपुलर पोइट नहीं थे जितनी ये एलिजाबेथ बैरेट थी। ओके, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे 1850, ये इनका पोइम है। मेन एंड वुमेन 1855, ये जो बोथ वर्क हैं क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे और मेन एंड वुमेन, ये दोनों वर्क्स इन्होंने लिखे हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की हेल्प से। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उनकी वाइफ हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ज़्यादातर जाने जाते हैं ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग दो वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोनो और लॉग। मोनो मीन्स होता है वन और लोगो मतलब होता है डायलॉग। इट मीन्स मोनोलॉग इज डायलॉग बाय वन कैरेक्टर। जब एक पोइम, एक पर्टिकुलर वर्क में एक ही कैरेक्टर डायलॉग कर रहा है, बात कर रहा है, उसी के डायलॉग्स हैं, उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिकल मोनोलॉग की एग्जाम्पल है वो है एंड्रिया डेल साटो, माई लास्ट डचीज, पोर्फेरियाज लवर। दीज आर द वर्क्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। अकॉर्डिंग नेक्स्ट आगे हम करेंगे बात मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 टू 1888, ये उनका लाइफ स्पेन है। अकॉर्डिंग टू हिम, मैथ्यू आर्नल्ड के क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल पोइट्री इज अ ग्रेट पोइट्री। वो उनके अकॉर्डिंग जो इम्पर्सनल पोइट्री होती है वही ग्रेट पोइट्री होती है। जो पर्सनल पोइट्री होती है वो इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं होती। मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग जो इम्पर्सनल पोइट्री होती है वही ग्रेट होती है। ही सेड व्हेन अ पोइट से टू राइट ही गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। वो बोलते हैं जब कोई पोइट लिखने के लिए बैठता है तो वो इस वर्ल्ड को छोड़कर किसी और ही दुनिया में चला जाता है। द पोइट्स एस्केप फ्रॉम हिमसेल्फ एंड फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ हिज ओन वर्ल्ड। His works which reflect that he is so much influenced by Greek history. ये मैथ्यू आर्नल्ड ग्रीक हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इनके कौन कौन से वर्क्स हैं जिसमें हमें ग्रीक हिस्ट्री की इन्फ्लुएंस की झलक मिलती है? वो है शहराद एंड रुस्तम, ट्रिस्ट्रम एंड इसोल्ट, बैल्डरडेट एंड पेरिडक्ल्स ऑन एटना। दीज आर द वर्क्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड जिसमें हमें ग्रीक हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनकी पॉपुलर पोएम्स हैं डोवर बीच 1867, द स्कॉलर जिप्सी 1853। He started to write prose work in his the last phase of his career. तो अपनी करियर के लास्ट फेज में ही इन्होंने प्रोज लिखना शुरू किया था मैथ्यू आर्नल्ड ने। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डेवलपमेंट करने में मैथ्यू आर्नल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश लिटरेचर को। ही इनऑगरेटेड कल्चरल क्रिटिसिज्म। इन्होंने ही शुरुआत की थी कल्चरल क्रिटिसिज्म की। इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं कल्चर एंड एनार्की 1869, essay in criticism 1865 to 1888, the study of poetry 1880. In this work he gave a touchstone method. तो the study of poetry जो वर्क है इस वर्क में, इस क्रिटिकल वर्क में वो टचस्टोन मेथड देते हैं। टचस्टोन मेथड का मतलब क्या है? इस मेथड का मतलब क्या है? मैथ्यू आर्नल्ड बोलते हैं अगर हमने किसी की पोइट्री को जज करना है तो जज करना है क्या तो हमें टचस्टोन मेथड, यानी कि जो टचस्टोन है हमारे जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, ग्रेट पोइट्स हैं,
उनकी पोइट्री को देखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम दूसरी जो और की पोइट्री है उसको हम जज कर सकते हैं। विक्टोरियन पीरियड में प्री रेफेलाइट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द प्री रेफेलाइट्स ये एक मूवमेंट थी, 1848 में शुरू हुई। ये एक प्री रेफेलाइट्स में कौन कौन से मेंबर थे, ये ग्रुप था, एक प्री रेफेलाइट्स का एक ग्रुप था। इस ग्रुप में पोइट्स थे, पेंटर्स थे, क्रिटिक्स थे। और ये जो ग्रुप है, प्री रेफेलाइट्स ग्रुप है, ये 1848 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसको प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। दिस ग्रुप पॉपुलराइज द नोशन आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस ग्रुप का फेमस जो पॉपुलराइज्ड नोशन है वो है आर्ट फॉर आर्ट सेक। दिस ग्रुप ऑल्सो was engaged the development of this age। वो ये जो ग्रुप है, प्री रेफेलाइट जो ग्रुप है, वो अगेंस्ट था किसके, जो विक्टोरियन एज में डेवलपमेंट हुई थी उसके अगेंस्ट था। राफेल एक इटालियन पेंटर थे, उसी के नाम से ये उससे पहले देखो प्री रेफेलाइट्स, जो रेफेलाइट्स के पहले के जो पोइट्स थे, पेंटर्स थे और क्रिटिक्स थे, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर ये एक मूवमेंट शुरू की गई थी, तो इसीलिए इसको द प्री रेफेलाइट मूवमेंट बोला जाता है। राफेल इटालियन पेंटर थे, ये आपको पता होना चाहिए। दे सपोर्ट मेडिवलिज्म, ये मेडिवलिज्म को सपोर्ट करते थे, यानी कि जो मिडल एज थी उसको ज़्यादा अच्छा समझते थे रादर देन अ मॉडर्न एज। जो आने वाली एज है, ये जो इतने चेंजेस हैं उसको। आगे इम्पॉर्टेंट विक्टोरियन पोइट हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, वो हैं गेरॉड मैनली हॉपकिंस 1844 to 1889। ये भी विक्टोरियन एज के पोइट हैं। ही रोट पोइट्री इन 1870s एंड 1880s। उन्होंने 1870 और 1880s में पोइम्स लिखी, मगर उनकी जो पोइम्स थी, उनके जो वर्क्स थे वो पब्लिश हुए 1918 में। उनके जो वर्क्स हैं वो पब्लिश करवाए थे रॉबर्ट ब्रिज ने 1918 में। हिज वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न एज राइटर्स। उनके जो वर्क्स हैं वो मॉडर्न एज के राइटर्स लाइक टी.एस. एलियट, इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इनके वर्क्स ने। जो हॉपकिंस हैं वो लिखते थे रिलीजन एलिमेंट्स, जो रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर लिखते थे, गॉड की प्रेज करते थे अपने वर्क्स में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक।